नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस क्लासेस के यूट्यूब क्लास पे आपका स्वागत है। और हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और पढ़ने के पहले आज मैं सब ये कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर कर लें, ताकि आप लोगों को एक अच्छे कंटेंट के साथ साथ प्रॉपर वे में वीडियो मिलता रहे। ठीक है ना? तो चलिए हम आगे परसेंटेज के आगे बढ़ेंगे। आज जो परसेंटेज हम लोग कल पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 13 नंबर क्वेश्चन तक तो कल कर चुके थे हम लोग। आज आगे बढ़ेंगे 14 नंबर तक, 14 नंबर से। तो चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। क्वेश्चन ये है कि यदि पेट्रोल के दाम में 22.2/3% बढ़ जाते हैं, पेट्रोल का दाम 22.2/9% बढ़ जाते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि पेट्रोल के दाम 22.2/9% बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम अगर 22.2/9% अगर बढ़ जाते हैं, तो एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। तो हम लोग जैसे कल का जो हम लोग लेक्चर छोड़े थे जिस समय, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। ये तो पता है आप लोगों को, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन। अब देखो, सबसे पहला काम क्या बताए हैं? सबसे पहला काम आपका ये है कि जो भी आपका परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है 22.2/9%, उसको आप पकड़ लें। ठीक है ना? 22.2/9% को पकड़ लें। जब 22.2/9% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? चलिए 22.2/9% है आपका यहाँ पे गिवन, उसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या है ये कुछ भी तो नहीं है, 11.1/9% इंटू 2 है, यही है ना? और 11.1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9 इंटू 2, यानी कि कितना है ये एक्चुअल में देखा जाए तो 2/9। अगर आप लोगों को ऐसे सहूलियत नहीं है इस तरीका से करने में, ये धीरे धीरे हो जाएगा, तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करके कर लो। देखो क्या होगा, 22×9 = 198 और 200 और डिवाइडेड बाय 9। अब परसेंट का बट्टा में क्या होगा? डबल जीरो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचेगा? क्या बचेगा आपका? देखो यहाँ पे जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 22.2/9% है गिवन यहाँ पे आपका। जब इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 9%। और परसेंट को जब ये करोगे, तोड़ोगे, फ्रैक्शन में तोड़ोगे, तो 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। तो ये कैंसिल आउट होकर 2/9 हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? 2/9 हो गया ये कैंसिल आउट होकर के। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे तोड़ सकते हैं, या चाहें तो आप इसको इस तरीका से तोड़ सकते हैं कि बस। लेकिन हाँ, ये ऐसे तोड़ने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन को करें, परसेंटेज का क्वेश्चन को करें, तो जो फर्स्ट डे जो हम आप लोगों को लिस्ट बना करके दिए थे वो अपने पास रखें, तो आपको फायदा होगा उससे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? सो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पेट्रोल के दाम 22.2/9% बढ़ जाते हैं, हम क्या बताए थे कि जो नीचे का जो वैल्यू होता है ये होता है ओरिजिनल वैल्यू और ये होता है चेंज इन वैल्यू। मतलब कि पेट्रोल का दाम 22.2/9% बढ़ जाता है, मतलब कि अगर ओरिजिनल वैल्यू यानी कि पेट्रोल का कीमत अगर हम 9 यूनिट मानते हैं, तो उसमें प्लस कितना हो जाएगा आपका? 22.2/9%, उसका क्या होता है? 2 होता है, बताया हुआ है पहले का क्लास में। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार? 9 से पेट्रोल का कीमत कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 9 से 11 हो रहा है ना पेट्रोल का कीमत, क्योंकि पहले का क्लास में सारा का सारा चीज डील किया हुआ हो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए कि जैसे यहाँ पे 2/9 आ रहा है, यहाँ पे 2/9 आ रहा है, तो ये होता है आपका क्या? ओरिजिनल वैल्यू, और ये होता है क्या? चेंज इन वैल्यू। ठीक है ना? ओरिजिनल वैल्यू और ये होता है क्या? चेंज इन वैल्यू। मतलब कि अगर आपसे बोला गया कि पेट्रोल के दाम में 22.2/9% का वृद्धि कर दो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे ना हम लोग कि यहाँ पे जो नीचे वाला जो वैल्यू है उसको पेट्रोल का इनिशियल कीमत मान लेंगे, मतलब कि पेट्रोल का जो रियल में मूल्य है वो मान लेंगे। और जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना? 9 का 22.2/9%, यानी कि 2। यही तो बताए हुए थे कि 9 का 22.2/9% कैसे हुआ, ये भी समझ लीजिए एक बार। देखिए, अगर हम यहाँ पे पूछते हैं आपको 22.2/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 2/9 होता है।
अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 22.2/9% इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो 9 का 22.2/9% कितना के बराबर आ गया आपका, 2 के बराबर आ गया। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखो, प्राइस जब आपका 9 से 11 हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है आपका 9 से 11 हो रहा है, प्राइस जब 9 से 11 हो रहा है तो बोल क्या रहा है, व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग में कितना % कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। ये देखो, कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो, कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो का बताए थे ना कल कि जब आपको कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो रहा हो, जब आपका एक्सपेंडिचर सेम हो, तो आपका जो मूल्य का जो रेशियो होता है वो खपत के रेशियो का उल्टा होता है। मतलब कि आपका जो प्राइस का जो रेशियो होगा वो हमेशा कंजप्शन के रेशियो का क्या होगा, उल्टा। तो यहाँ पे आपका जो प्राइस का रेशियो जब 9 से 11 हो रहा है तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 11 से 9 होगा ना, या नहीं होगा। कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 11 से 9 हो जाएगा। कंजप्शन का रेशियो क्या हो गया आपका, 11 से 9। अब देखो क्या होता है, सो अब जब कंजप्शन का रेशियो 11 से 9 हो रहा है तो आपसे पूछा गया कि उपभोग में कितना % कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो, उपभोग में कितना % कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। अब देखो, पहले आप उपभोग कर रहे थे 11, पहले आप उपभोग कितना कर रहे थे 11, अब आप कर रहे हैं उपभोग कितना 9, यही हो रहा है ना। खर्चा में अंतर क्या हो रहा है कि पहले आप 11 खर्च कर रहे थे और अब जो खर्चा हो रहा है आपका वो कितना हो रहा है, खपत कितना, सॉरी पहले खपत आप 11 का कर रहे थे और अब जो खपत हो रहा है सो कितना का हो रहा है आपका, 9 का खपत हो रहा है। तो कितना का आप बचत कितना किए, 2 का बचत किए किस पे, 11 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा बताइए, 2 बचत किए 11 पर तो 100 पर कितना हो जाएगा आपका, 2/11, यानी कि 9.1/11% इंटू 2, यानी कि 18.2/11%। यही क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए हमको, सही सही समझ में आया। 18.2/11%, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, इस तरीका का क्वेश्चन तो कर चुके थे पहले भी हम लोग, तो आज भी किए, तो आप लोगों को होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है ना, बिल्कुल भी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभी जो किए आप सो 14 था ना कि 13 था, 13 या 14 जो भी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, होप सो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा क्लियर आज। मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी को 12.5% बढ़ाई जाती है। मजदूर लोग हैं ना, मजदूर का प्रति घंटा का मजदूरी, प्रति घंटा मजदूरी को 12.5% बढ़ाई जाती है। ठीक है ना, मजदूरी को कितना बढ़ा रहे हैं आप, 12.5% बढ़ाई जाती है। मजदूरी को जब 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को k% घटाया जाता है। जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को k% घटाया जाता है, ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो, ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। तो के का मान क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेम टू सेम है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। आपका जो क्वेश्चन था पहले का
सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा केवल लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है क्या कि मजदूर प्रति घंटा मजदूरी को 12.5% बढ़ाई जाती है, मजदूर की प्रति घंटा मजदूरी को 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को k% घटा दिया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो, तो k का मान क्या होगा? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को बनाने में। अब देखो हम बताते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है, जबकि देखो क्वेश्चन को बनाने का तरीका तो आप लोग तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए अब ये। अब देखो सबसे पहला काम क्या है कि परसेंटेज को पकड़ लो। परसेंटेज कितना है मेरा? 12.5%। 12.5% का वैल्यू क्या होता है? 12.5% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/8। मतलब कि हमको पता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन। ये तो जान रहे हैं कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है कि मजदूर प्रति घंटा मजदूरी को 12.5% बढ़ाई जाती है। मतलब कि पहले अगर मजदूर का मजदूरी 8 रुपया था तो उसमें 12.5% का इंक्रीमेंट यानी कि 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? मतलब कि पहले मजदूर को अगर 8 रुपया दे रहे थे तो अब जो मजदूर को आप दीजिएगा सो कितना दीजिएगा? 9 रुपया दीजिएगा, यही दीजिएगा ना। अब तो मजदूर को कितना दीजिएगा? 8 रुपया पहले दे रहे थे तो उसमें 12.5% का इंक्रीमेंट किए तो 1 का इंक्रीमेंट किए और 1 का इंक्रीमेंट करने पर कितना हो गया? ये 9 रुपया। ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि k% घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। महीना का मतलब मजदूरी में कोई बदलाव ना हो का मतलब क्या हुआ कि आपका एक्सपेंडिचर जो है ना वो क्या है? कांस्टेंट। जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आपका जो प्राइस का रेशियो आएगा सो कंजप्शन का रेशियो का क्या आएगा? बताइए, उल्टा आएगा। प्राइस का जो रेशियो आएगा सो कंजप्शन का रेशियो का क्या आएगा? आपका उल्टा आएगा। 9 से कितना हो जाएगा? ये आपका 8। ठीक है, 9 से 8 हो जाएगा। तो पूछा कि बताइए कि कितना परसेंट घटाया गया। तो परसेंट में अगर देखा जाए तो 9 से, अगर ऐसे देखा जाए तो 9 यूनिट से 8 यूनिट हो रहा है, और अगर परसेंट में देखा जाए तो कितना घट रहा है आपका? 1 घट रहा है। किस पे? 9 पर। तो 100 पर कितना? 1 घट रहा है 9 पर, तो 100 पर कितना? 11.1/9% का कमी। ठीक है ना। यानी कि के का जो वैल्यू आएगा सो कितना आएगा आपका? 11.1/9% का। और अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन से देखा जाए इसको तो ये 11.1/9% को और क्या लिख सकते हैं? 11.11% लिख सकते हैं ना। 11.11%। दोनों आंसर सही है आपका। या तो आप 11.1/9% लिखे और या फिर 11.11% लिखे। बस आप देख लीजिएगा कि आपका एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कौन सा फॉर्मेट आपका में आंसर दिया गया है? ये वाले फॉर्मेट में आंसर दिया गया है या फिर ये वाले फॉर्मेट में आंसर दिया गया है? जो भी फॉर्मेट में आंसर दिया गया है आप उसको आंसर को लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब इसको देखो, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना एक बार थोड़ा सा पॉज करके उसको सारा का सारा नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है ना। नोट डाउन करने के बाद एक बार फिर से चाहो तो वीडियो देख लो वापस, ताकि सारा का सारा डाउट जो है सो आपका क्लियर होता चला जाए, किसी भी प्रकार का डाउट आपको ना हो। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। थोड़ा सा हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों को बेहतर वीडियो कंटेंट भी दे पाएँ और बेहतर क्वालिटी भी प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपको बेहतर क्वालिटी दे पाएँ वीडियो का। ठीक है। तो अभी तो मुझे पता है कि अभी आप लोगों को मैनेज करना पड़ रहा होगा, वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा ना आ पा रहा होगा अभी, क्योंकि हमारे पास उतना अभी सफिशिएंट इक्विपमेंट्स नहीं है इस चीज़ को चलाने के लिए। ठीक है। चले, यहाँ नहीं है, बोर्ड है आपका, यहाँ पे बार बार मिट जा रहा है। चलिए यहाँ पे बोर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? सो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि ये एक आयत का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिखते हैं एरिया में कितने % का अंतर होगा जब लंबाई आपका लेंथ जो है सो 23% बढ़ जाता है। लंबाई 23% बढ़ जाता है और जो चौड़ाई है यानी कि आपका ब्रेथ जो है इसका वो कितना हो रहा है आपका 9% बढ़ा दी जाती है। 9% बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कि क्वेश्चन सुन लो एक बार, बता दे रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा यदि लंबाई 23% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 9% बढ़ा दी जाए। ठीक
ठीक है ना, लंबाई को 23% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 9% बढ़ा दी जाए। अब देखिए इसको भी आप चाहें ना, इसको, इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो आप इस क्वेश्चन को भी रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। लेकिन हम आप लोगों को एक चीज बताते हैं, देखिए अगर हम इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है सो बताते हैं। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमको बताइए थोड़ा। देखिए मेंसुरेशन का थोड़ा सा आपको परसेंटेज जो चैप्टर है ना उसमें मेंसुरेशन का थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, ठीक है ना, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो हमको बताइए कि एरिया जो होता है किसका, ये है आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आयत का जो एरिया या क्षेत्रफल होता है ना, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं हम लोग हिंदी में। एरिया या क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो पता है आप लोगों को, लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, बस आपको इतना फॉर्मूला से आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना सारा को रेशियो बेस पे करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशियो बेस पे कर रहे हैं तो हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाला है। अब देखो क्या करना है, सो जब भी आयत का क्षेत्रफल के बारे में बात होता है तो हमको जरूरत किसका पड़ता है, लेंथ का और ब्रेथ का, यानी कि लंबाई का और चौड़ाई का। तो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है ना। लंबाई और चौड़ाई को अगर हम गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा, मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं। चलिए अब बोल रहा है क्या कि अगर लंबाई में 23% की वृद्धि कर दी जाए, 23% का वैल्यू क्या होता है, 23/100 होता है ना, यानी कि लंबाई को 100 से कितना कर रहे हैं आप लोग, 123, और चौड़ाई में 9% की वृद्धि की जाए यानी कि चौड़ाई को 100 से कितना कर रहे हैं आप लोग, 109, ठीक है ना। तो मतलब कि आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ पर अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, और दोनों का डिफरेंस लेकर के और क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना परसेंट चेंज हो रहा है ना वो हम आपको आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आपका कितना टिपिकल हो गया, कैलकुलेशन टफ हुआ ना। और हम जो क्वेश्चंस को बना रहे हैं, हम जो क्वेश्चंस को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सारा चीज को सिंप्लीफाई करके चलने का कोशिश कर रहे हैं ताकि कितना ज्यादा सरलतम रूप से हम किसी भी काम को कर सके वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर आपको नजर आता हो, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर आपको नजर आता हो और आपको एरिया में चेंजेस कह रहा हो, क्या बोल रहा है आपका, एरिया में चेंजेस यानी कि क्षेत्रफल में चेंजेस आपको नजर कह रहा हो, तो एरिया में जो चेंज होता है ना उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एरिया का। एक फॉर्मूला लिखाते हैं हम, चेंज इन एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, x + y + xy डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए एरिया में कितना चेंज होता है किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर के लिए, तो आपको जो फॉर्मूला यूज किया जाना है ना वो होगा आपका x + y + xy डिवाइडेड बाई 100, जहां पे x और y आपका डिपेंड करता है कि उसके फॉर्मूला में किस किस चीजों का यूज हो रहा है। यहां पर x जो है सो आप इसको लंबाई मान लो, y को आप चौड़ाई मान लो, ठीक है ना। x तो क्या मान लो, लंबाई मान लो कि कितना चेंज हो रहा है लंबाई में x को मान लिए, और कितना चेंज हो रहा है चौड़ाई में वो किसको मान लिए, हम y को मान लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन को अब तो आपका क्वेश्चन इजी हो गया ना। अब देखिए हमको फॉर्मूला पता है कि x + y + xy बटा 100, तो करो इस फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। जब यहाँ पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, x के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 23% यानी कि 23 पुट कर दिए, प्लस y के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, 9% यानी कि 9 पुट कर दिए, अब प्लस 23 × 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखो 23 और 9 कितना हो गया, 23 और 9 हो गया 32, और 32 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 9 या 27 का 7, हाथ में रहा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207/100 यही होगा ना, 207/100। अब जब देखो जब ये 100 से 200 यहाँ पर इसको ऐसे करके भीन के जोड़ घटाओ की तरह इसको भाग देना स्टार्ट मत कर देना, तो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। और ये देखो 207/100, अगर 100 से 207 को भाग देते हैं, 200
7 को 100 से भाग दिया जाता है तो कितना आएगा? सिंपल सा बात आपसे पूछते हैं, यहाँ पे 32 प्लस 2.07 आएगा या नहीं आएगा? ये बताइए, 32 प्लस 2.07 आएगा ना, 2 प्लस 07। चूंकि अगर हम यहाँ से पॉइंट अगर हटा देते हैं तो बटा में 1 पर 2 जीरो, 207 आ जाएगा। ऐसे भी 207 होता है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 34.07%। मतलब कि अगर आपके आयत के क्षेत्र, आयत के लंबाई में 23% की वृद्धि की जाए और आयत के चौड़ाई में 9% की वृद्धि की जाए तो फाइनल जो वृद्धि होगा ना सो 34.07% का होगा। ऐसा काम मत करना कि 23% वृद्धि हो रहा है लेंथ में और 9% वृद्धि हो रहा है चौड़ाई में, तो 23 और 9 32% वृद्धि होगा। ऐसा कभी गलती मत करना ऐसा, ठीक है ना। हम आपको बता भी दिए कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता भी दिए, देख लिए ना कि कैसे चेंजेस हो रहा है। सो तो यहाँ पर जो आपका फाइनल जो आपका आ रहा है, फाइनल जो आपका चेंज हो रहा है, सो कितना हो रहा है? 34.07% का फाइनल चेंजेस हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 34.07%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत इजी वे में क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। चलो इसको मिटाओ। हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 10 क्वेश्चन हम करवा दें, लेकिन अब टाइम भी देख करके चलना पड़ता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने का ही झमेला होता है और कुछ नहीं, बाकी आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये सब भी सूट आउट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, एक गोले का आयतन 247 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए वॉल्यूम क्या किसका दिया हुआ है? वॉल्यूम यानी कि गोले का आयतन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है गोले का आयतन के बारे में बोला गया है। गोले के आयतन जो है ना वो कितना है आपका? 247 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है ना, 247 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, यदि इसकी आर में यानी कि त्रिज्या में इसकी रेडियस में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि। होप आपको क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चंस को हम डील कर चुके हैं, तो अब आप लोगों को क्वेश्चन को समझने में, शॉर्ट टर्म में समझने में किसी तरीका का परेशानी हम मान रहे हैं कि नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो गोले का आयतन 247 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाए, त्रिज्या में यानी कि रेडियस में उसका 20% का वृद्धि हो जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसका जो आयतन है ना, आयतन में क्वेश्चन बोल रहा है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किसमें? आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी आ गया, फिर से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोले का आयतन 247 सेंटीमीटर क्यूब है, त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन है ना ये आयतन बेस्ड पर है, आयतन, ठीक है ना। आयतन का मतलब क्या होता है कि जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, मोटाई भी हो, ठीक है ना, सारा का सारा चीज इसमें हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि कोई भी थ्री, जरूरी नहीं है कि गोला में तो लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, लेकिन देखो गोला और सर्कल में अंतर क्या होता है सो समझना। आप कोई भी बॉल लेते हो ना, जो बॉल, जैसे कि मान के चलो कि एक जो लोहा का जो बॉल होता है, लोहा का जो गोल सा बॉल होता है, उसको लेते हो तो देखते हो कि जब उसको तोड़ते हो बीच से तो अंदर में भी उसका मटेरियल भरा हुआ रहता है और पूरा का पूरा वो गोला जो रहता है सो पूरा का पूरा मटेरियल से एकदम टाइट रहता है। जबकि अगर आप सर्कल को ड्रॉ करते हो, मान लो कि अगर हम ऐसे सर्कल बना दिए तो उसमें अंदर में थोड़ी कुछ भरा हुआ है, वो तो 2 डायमेंशनल फिगर है। तो यही होता है, अगर 3 डायमेंशनल फिगर है सर्कल का, 3 डायमेंशनल में अगर सर्कल आपको नजर आ रहा है तो वो क्या हो गया? गोला उसको कहा जाएगा। और अगर 2 डायमेंशनल है तो वो क्या हो गया? आपका सर्कल हो गया। बस यही अंतर होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो गोला का आयतन क्या हो गया कि गोला में आयतन होता है, सर्कल में आयतन नहीं होता है। तो गोले का आयतन 247 सेंटीमीटर क्यूब है, त्रिज्या जिसका कि 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, यहाँ आयतन में वृद्धि पूछा गया है। और जब आयतन में वृद्धि पूछा गया है तो पहले वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे ना, अब वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रेशियो मेथड जिंदाबाद। चलिए 20% का वृद्धि का मतलब 1/5 होता है ना जी, 20% मतलब 1/5 होता है। अब देखो होता क्या है सो समझना, थोड़ा सा बात को समझने का कोशिश करना। गोला का जो आयतन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब।
यही होता है गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, होता है या नहीं होता है। अगर यहां से जब 20% जब रेडियस को बढ़ा दिया जाएगा, जब 20% रेडियस में इंक्रीमेंट किया जाएगा, या 20% जब आपका त्रिज्या को बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो 4/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये तो चेंजेस नहीं ना होने वाला है, 4/3 तो पाई तो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी तरीका का गोला में फॉर्मूला लगाओगे आयतन में, तो आपका 4/3 तो आपका रहेगा ही और पाई भी रहेगा। लेकिन इसका जो रेडियस है आर क्यूब, उसमें 20% का जब हम इंक्रीमेंट कर देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे, तो ये रेडियस इसका बढ़ के क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि बड़ा आर क्यूब हो जाएगा। रेडियस में तो चेंज आएगा ना। तब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ से दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं, तो ये वाला और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल होगा ना, 4/3 पाई से इधर वाला 4/3 पाई, तो बचा क्या, आर क्यूब से आर क्यूब, छोटा आर क्यूब से क्या बचा आपका, बड़ा आर क्यूब। यही चीज समझने के लिए था बस, इसमें छोटा आर क्यूब से क्या बचा यहाँ पे आपका, बड़ा आर क्यूब। अब देखो बोल क्या रहा है कि त्रिज्या में 20% का बढ़ोतरी कर दो। 20% का बढ़ोतरी करने पर मान लेते हैं कि पहले का त्रिज्या आपका 5 था, पहले का त्रिज्या 5 था, तो अब त्रिज्या क्या हो गया आपका, 6 हो गया। ये क्या हुआ, सिर्फ एक बार बढ़ा है, सिर्फ आर में चेंजेस है, और आर क्यूब हमको चाहिए, तो हमको आर कितना बार चाहिए होगा, 3 बार अगर आर को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आर क्यूब आएगा मेरा, और तब ना इसको अगर हम ये करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सो बताइए, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बार जब 5 से 6 बढ़ा, तो अगला बार भी 5 से 6 बढ़ेगा, अगला बार भी 5 से 6 बढ़ेगा, और तब यहां पर जब हम इसका रेशियो, फाइनल रेशियो लेंगे, तो क्या होगा, R इंटू आर इंटू आर, यानी कि वॉल्यूम आपका 125 से कितना हो जाएगा, 6 छक 36 छक 216। बस हो गया काम आपका। वॉल्यूम जो था सो 125 से कितना हो गया आपका, 216। आपसे पूछा गया कि बताइए कि आयतन परसेंटेज वृद्धि कितनी है, परसेंट में वृद्धि कितनी है। तो पहले देख लो कि आयतन में कितना वृद्धि हो रहा है। आयतन में जो वृद्धि हो रहा है, 6 में से 5 गया तो 1, यहां बचा आपका 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचा, 9। 91 का वृद्धि हो रहा है आपका किस पे, 125 पर। तो पूछा गया है परसेंट, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, इंटू 100 कर दो, तो इंटू 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 125, अब 25 चौके 100, इसको अगर तोड़ोगे तो 4 एकम 4 होता है, और 9 चौके 36, 364/5, यही होगा ना, 364/5। इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो 5 7 35, और 5 7 1 पर 4 14, 5 दूनी 10, 72.8%। 72.8% इसका क्या हो गया आपका आंसर। कितना नंबर था ये, 17 नंबर। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। यहाँ ये वाला मेरे अनुसार से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टफ था नहीं क्वेश्चन, ये बस आपको अपना दिमाग लगाना था। अब देखो यहाँ पर जो गोला का आयतन 247 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसका कोई आपको यूज हुआ, कुछ यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जब हमको रेशियो मेथड से जब किसी चीज़ को निकालना है ना, तो फिर हमारे पास इसका कोई यूज नहीं हो जाता है। बस इतना समझ के चलेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे आप लोग और खुद से ट्राई करने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 बोल क्या रहा है। पहले इसको मिटा देते हैं। ये है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जैसे बोल रहा है कि त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हम मान लेते हैं, किसी त्रिभुज के ऊंचाई में, त्रिभुज है, त्रिभुज के हाइट को ना, या ऊंचाई को जिसको बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई को क्या कर रहे हैं आप लोग, ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा रहे हो, 22% बढ़ा दिया जाता है। और बोल क्या रहा है कि उसके आधार को 6% कम कर दिया जाता है। आधार जो है ना, आधार को 6% कम कर दिया जाता है। आधार को कितना कम कर रहे हैं आप लोग, 6% कम कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई में 22% की वृद्धि की जाती है, जबकि आधार में 6% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन तो इजी हो गया,
क्वेश्चन कैसे इजी हो गया ये बताइए हमको। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के हाइट में 22% का वृद्धि कर दो और त्रिभुज के आधार में 6% का कमी कर दो। बढ़ाना नहीं है, कमी करना है। तो याद रखेंगे एक चीज को ना कि हम लोग चाहें तो इसको रेशियो मेथड पे तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर से वही चीज की वही आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करना है या आसान करना है, तो सिंपल सा बात है, कैलकुलेशन को हमको आसान करके चलना है। तो हम क्या करेंगे कि बस आपका एरिया पे बात हो रहा है ना, तो हम फॉर्मूला को यूज कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था चेंज इन एरिया का जो फॉर्मूला है, चेंज इन एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। इससे तो आप लोग अवेयर हैं, इसके बारे में तो आप लोगों को पता है। अब देखिए क्या होता है, सो ये जब x है, जब x पॉजिटिव तब रहेगा जब आपका ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा हो, एक आधार और y नेगेटिव तब रहेगा जब ऊंचाई को कम किया जा रहा हो। समझना बात को, जब y पॉजिटिव तब रहता है जब आधार को बढ़ाया जाता है, माफ करना, जब आधार को बढ़ाया जाता है तो y भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे आधार को कम किया जा रहा है तो y क्या होगा आपका नेगेटिव, यानी कि y आपको यहाँ पर जो लेंगे ना हम लोग -6 लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है? -6, क्योंकि आपका आधार को क्या कर रहे हैं आप, कम कर रहे हैं ना, -6 कर रहे हैं, और x को क्या कर रहे हैं आप, +22 कर रहे हैं। क्लियर है? अब लगा दो फॉर्मूला, हो गया सॉल्व आपका। 22 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -6 प्लस 22 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना, कोई दिक्कत? चलिए यहां हो गया कितना, 22 में से 6 गया तो 16, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस, 22 छक 132 और बटा में 100, और जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस 1.32, यही होगा ना, 16 माइनस 1.32 होगा या नहीं होगा, 16 माइनस 1.32, और जब इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा 14.68%, 14.68%, यही हो गया क्या आपका आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, सो बताइए आप लोग, क्वेश्चन में कोई दम था, इसमें है कुछ दम है क्वेश्चन में, नहीं ना, तब बताइए। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब भी एरिया के बारे में बात करेगा ना, जब भी क्वेश्चन में आपका एरिया के बारे में बात करेगा तो किस तरीका से सॉल्व करना है आप लोगों को पता है, और जब भी आपका वॉल्यूम के बारे में बात करेगा तो किस तरीका से सॉल्व करना है ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। पूछो कभी तो कैफियत पूछो। चले क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करीबन मान के चलिए कि परसेंटेज में टोटल में आप लोगों को 80 से 90 के बीच क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, टोटल 80 से 90 के बीच क्वेश्चन होगा, और इतना क्वेश्चन करवा दूंगा ना कि कोई भी एग्जाम आप बैठना, किसी भी एग्जाम में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ जेएसएससी के एग्जाम में बैठो, एसएससी के एग्जाम में बैठो, आप रेलवे के एग्जाम में बैठो, आप बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में बैठो, इतना दूर तक आप लोगों का मैं परसेंटेज करवा दूंगा, ठीक है ना, सारा का सारा एग्जाम के लिए, टोटल का टोटल एग्जाम के लिए वैलिड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। बोल रहा है एक घनाभ है, ठीक है ना, एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है। एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है। लंबाई को 12% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को 25% बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, बोल रहा है क्या, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आयतन केवल 4% बढ़े।
ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन ये है कि एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आयतन केवल और केवल 4% बढ़े। वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट चाहिए इसको, सिर्फ और सिर्फ 4% का इंक्रीमेंट चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन में। चलिए अब देखो, सबसे पहला बात ये होता है ना कि हमें घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि रेशियो तो फॉर्मूला बेस ही टूटता है ना, ये तो पता दिया है ना आपको हम। तो जो घनाभ का आयतन होता है ना, आयतन जो होता है घनाभ का, वो क्या होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जब हम आपको क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे यानी कि मेंसुरेशन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि घनाभ को किस तरीका से फॉर्म करना है, हमको कैसे हम आपको उसमें कैलकुलेशन करना है, कैसे उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लेना है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल जिस चीज़ का काम है हम लोग उससे करके आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आयतन केवल 4% बढ़े। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर ये तीन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। चलो लेते हैं हम, ये ले लिए लेंथ, ये ले लिए ब्रेथ और ये ले लिए हाइट, और तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, वॉल्यूम। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी तरीका का? चलिए नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है। चलिए बढ़ाइए, 100 से कितना कर दोगे तुम इसको, 112, यही होगा ना 12% बढ़ाने का मतलब। आगे बोल रहा है कि और चौड़ाई को 25% बढ़ा दी जाती है। 25% तो छोटा फ्रैक्शन वैल्यू निकालो इसका, 1/4, यानी कि चौड़ाई को कितना कर रहे हो आप, 4 से 5, 4 से क्या कर रहे हो आप, चौड़ाई को 5 कर दे रहे हो। ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि आयतन केवल 4% बढ़े। मान लेते हैं कि पहले जो ऊंचाई था वो इसका h1 था, तो कमी करने के बाद ऊंचाई तो चेंज होगा। मान लेते हैं कि ऊंचाई जो चेंज हुआ सो कितना हो गया आपका, h2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताओ, ये तुम्हारा h1 हो गया और ये तुम्हारा h2 होगा ना, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि आयतन में सिर्फ और सिर्फ 4% की इंक्रीमेंट हो या बढ़ोतरी हो। जब आयतन में सिर्फ और सिर्फ 4% का बढ़ोतरी होगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा आयतन, 100 से 104 होगा या नहीं होगा, ये बताइए। 100 से 104 होगा ना आयतन, किसी तरीका का कोई दिक्कत? तो आयतन कितना हो जाएगा, 100 से 104। देखिए बोल क्या रहा है कि ये घनाभ की लंबाई में 12% की वृद्धि की जाती है, तो 100 से 112 हो गया, ब्रेथ में 4 से 5 हो गया, और हाइट में कमी कर रहे हैं तो मान लेते हैं h से h2 हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब देखो होता क्या है सो बताना, यहाँ पे जो वॉल्यूम है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए तो। आएगा ना, क्योंकि ये वॉल्यूम जो आ रहा है सो इस बेसिस पे आ रहा है और ये जो वॉल्यूम आ रहा है सो इस बेसिस पे आ रहा है। करो तो इसका जो वॉल्यूम है सो कैसे आ रहा है, इसका जो वॉल्यूम है सो और इसका जो वॉल्यूम है सो डिफरेंट आएगा। देखो क्या होगा, सो मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम आ रहा है आपका, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये 100 पे, और 100 कब आ रहा है, जब 100 × 4 × h1 था, ठीक है ना। और जब 104 कब आ रहा है, जब 112 × 5 × h2 था, यही होगा ना, होगा या नहीं होगा सो बताइए। 100 कब आ रहा है, जब ऐसा था, और जब ये कब आ रहा है, 104 कब आ रहा है, जब ये फिगर आ रहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जब यहाँ से हम इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, जब यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ तो बचेगा 1, यानी कि h1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो 1/4 होगा या नहीं होगा, ये बताइए हमको। क्लियर है, h1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम इसको कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो h1 का वैल्यू क्या होगा, h1 का वैल्यू 1/4 होगा ना, चूंकि देखो 1 यहाँ पे आ गया, 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं ना तो 1 इज इक्वल टू 4h1 आया ना जी, तो h1 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और इसमें अगर देखा जाए, अगर ये वाला फिगर देखा जाए, ये वाला फिगर लिया जाए अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट होता है, 2 से पहले करो 52, हाँ चलो हो जाएगा 4 से, 4 दूनी के 0 4 है तो हो जाएगा ऐसे भी, 4 दूनी के 8, 4 6 24, यहाँ भी हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, 4 दूनी के 8, 4 या 32, ठीक है। 13 बार में इसको कैंसिल करो
और 14 बार में इसको कैंसिल करो, यानी कि H2 का जो वैल्यू आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, H2 का वैल्यू, H2 का जो वैल्यू आ रहा है आपका वो आ रहा है 13 और बटा में 14, यही ना आएगा 13 बटा में 14 और 25 70, सॉरी 14 25 70, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बताइए H1 का वैल्यू आया आपका 1/4 और H2 का वैल्यू आया 13 बटा 70, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो H1 से H2 का आपको रेशियो चाहिए, H1 से H2 का जब रेशियो चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 1/4 से 13 बटा 70, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, सो बताइए, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, पूरा का पूरा जो रेशियो आपको नजर आ रहा है ना, पूरा का पूरा रेशियो को 4 और 70 का एलसीएम, 4 और 70 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 70 का एलसीएम होगा 140, पूरा का पूरा रेशियो को 140 से मल्टीप्लाई कर दो। जब पूरा का पूरा रेशियो को 140 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना हो जाएगा 70 दूनी के 140, यानी कि और यहाँ हो जाएगा आपका 35 और इस टू 26, 36 इस टू 35 इंटू 26, यानी कि आपका जो H1 से H2 का जो रेशियो आ रहा है वो H1 इस टू H2 कितना आ गया आपका 35 इस टू 26। अब देखो इतना जो ताम झाम जो हम किए ना उसका कारण था, ये जो सब जो बताए ना आपको उसका एक कारण था। उसका ये कारण ये था ना कि थोड़ा सा ये वाला जो इतना दूर है ना, इतना दूर, बस इतना ही दूर से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किए हैं। सो अब इसको थोड़ा सा मिटा करके आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इतना आपको झमेला में फंसना नहीं है, इस तरीका का कैलकुलेशन वगैरह करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा आपका, ठीक है ना, काफ़ी टाइम आपका निकल जाएगा। अब देखना कैसे इसको अप्रोच करना है, सो समझना। देखो अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम के अगर बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एल बी और एच होता है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी और एच होगा कि नहीं होगा, ये बताइए, क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी और एच होता है। तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू के बराबर है, यानी कि दोनों तरफ जो संख्या रहेगा अगर समान, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो यानी कि ये 100 से ये वाला 100 भी तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, एल और ये इसका 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इसमें देखो इसमें क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें जो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको काटो, इसको जब काटोगे आप लोग तो 4 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 4 दूनी के 8 और 2 पर 4 24, 4 6 24, 26 बार में, ठीक है ना। और इसको जब काटोगे तो कितना बार में कटेगा, ये बताइए, 4 दूनी के 8 और 4 8 32, ये ऐसे कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए और भी कटेगा, चलिए और कैसे कटेगा, ये कटेगा 14 बार में और ये कटेगा आपका 13 बार में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको चाहिए H1 और H2 का रेशियो चाहिए, हमको H1 और H2 का रेशियो चाहिए। अब H1 और H2 का रेशियो कैसे निकल सकता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, अब यहां से देखा जाए तो ब्रेथ को अगर हाइट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, चौड़ाई को अगर ऊंचाई से गुना किया जाएगा तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा ना। तो 4H1 हो जाएगा और वॉल्यूम यहां पर कितना आया है, ये तो कट गया था, तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना आ गया आपका 1, यानी कि H1 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे कीजिए, यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है आपका 13 आया है और यहाँ पे 14 25 70 और इंटू H2, यानी कि H2 कितना हो जाएगा 13 बटा 70, आ गया ना फिगर, डायरेक्टली आप कर दिया ना इस चीज को कंप्लीट। अब देखो कुछ करना है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या हो जाएगा आपका H1 से जब H2 का रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 से 13 बटा 70, और जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 35 से 26, 35 से 26 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि आयतन में केवल चाहे तो कितना कमी किया जाए, तो पहले जो था हाइट में अगर यहाँ से देखा जाए तो 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 35 10 26 9 अपाउन कितना पे आपका 35 पर, तो 100 पे कितना, यही पूछा गया आपका, 5 7 35 20 50 100, तो 180 और बटा में 7 है ना, 180 बटा 7। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 और 4 पर 0 40, तो 7 5 35, 3 पर 5 पर 7 7 49, यानी 25.7%, कितना आ जाएगा इसका 25.7% की वृद्धि हो गई इसमें। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए। तो इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना कि कैसे इसको क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को किस तरीके से हम फॉर्म किए, किस तरीके से इसको बनाए हैं, ये एक बार और देख लेना आप, ठीक है। चलिए तो अभी आज के लिए यहाँ छोड़ देते हैं आज के लिए, और क्वेश्चन आगे अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोग को, जितना भी क्वेश्चन आप लोग किए हैं आज ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन को रिवीजन एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो
फिर क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मायने मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन कर लेना, और नहीं होगा तो वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार में देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्लियरली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलें, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि आपके और भी दोस्त लोग तक ये पहुँच सके, ठीक है। चलिए फिर बाय।